नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जम्मू कश्मीर में हालात सुधर नहीं रहे हैं। वहां लोग कैसे रह रहे हैं ये आप ही सोचिए, क्योंकि आज वहां कर्फ्यू का 44वां दिन हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों और भरोसों के बावजूद हर रोज कोई ना कोई घटना एक नए विरोध को जन्म दे रही है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल केंद्र और महबूबा मुफ्ती के ऊपर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की, उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया। आज सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। करेंगे इसी पर खास बातचीत, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, कश्मीर पर फेल महबूबा और केंद्र। What is happening in Kashmir is nothing but Pakistani inspired terror. Pakistan is aiding, abetting, funding, training terrorists all these years. अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या बुरहान वानी के मरने के बाद जो सूरत हाल फौरी तौर पैदा हुई, क्या वो पाकिस्तान की बनाई हुई सूरत हाल है, मुझे कहना पड़ेगा नहीं। हाँ, बेशक उन्होंने फिर आग में पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की और शायद उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन जो फौरी तौर आग वहाँ लगी वो आग हमारी गलतियों के वजह से लगी। ये महज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डील किया जाए, बल्कि हमारा ये मानना है कि आज तक दोनों सरकारें, मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने वो सब कुछ नहीं किया जिससे उस मसले का हल निकल सकता था। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू का 44वां दिन चल रहा है। 44 दिनों में हिंसा, झड़प और मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। तमाम कोशिशें कश्मीर के दर पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इसीलिए चिंता में पड़े विपक्षी दलों ने दिल्ली की राह चुनी। तकरीबन सभी विपक्षी दलों के कश्मीरी नेता शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति को उन्होंने कश्मीर के हालात से रूबरू करवाया। हमने राष्ट्रपति महोदय से गवर्नर रूल की बात नहीं की। हम यहाँ हुकूमत बदलने नहीं आए हैं। इस बात के बावजूद कि मौजूदा सूरत हाल में अगर सबसे पहले किसी को दोषी ठहराना है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को ठहराना है। उनकी हुकूमत लगातार फेल हो चुकी है। ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि आखिर कश्मीर में जारी बवाल कब शांत होगा। घाटी में हर रोज होती घटनाएं हालात पहले से ज्यादा बिगाड़ देती हैं। वहीं बैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर घिरी राज्य और केंद्र सरकार फिलहाल तोहमत पाकिस्तान पर डालकर और युवाओं से शांति की अपील कर हालात संभालने में जुटी है। मैं काफी के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये हिंदुस्तान की जनता आपके हाथ में ईंट, पत्थर और फायर आर्म्स नहीं देखना चाहती, बल्कि आपके हाथों में तो कलम देखना चाहती है, कंप्यूटर देखना चाहती है। कश्मीर पर विपक्षी दल परेशान है, केंद्र और राज्य सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है और पाकिस्तान इसे अपने लिए बेहतरीन मौका समझ रहा है। वो हर मंच और तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। The issue has become more serious on the ground, and the whole world is worried, and even the UN Secretary General in his letter to the Prime Minister has stressed the need for talks between the two countries to resolve all outstanding issues, including Kashmir. So I hope that they'll respond positively. सवाल ये है कि आखिर कश्मीर में शांति कैसे आएगी? विरोध प्रदर्शनों का ये दौर कब खत्म होगा? कब भटके नौजवान मुख्य धारा में आएंगे? और कब पाकिस्तान को ये संदेश मिलेगा कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे? हम तो पूछेंगे, क्या कश्मीर में बवाल को संभालने में केंद्र और महबूबा सरकार ने चूक की? कश्मीर संकट का हल क्या है? जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो कई मूलभूत मुद्दों पर हमें बात करनी होती है, चाहे वो कश्मीर के लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की बात हो, पूरे मामलों को सेंसिटिव डील करने की बात हो, आतंकवाद पर भारत की और जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार की पॉलिसी क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और जरूरी है कि आपकी राय भी हम समझ सकें। आज जो आम सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो ये है, क्या कश्मीर में बवाल को संभालने में केंद्र और महबूबा सरकार ने चूक की है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP_Y लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं तो HTP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #कश्मीर_संकट इसके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी राय शेयर कर सकते हैं, जिसे इस शो में हम लगातार दिखाते रहेंगे।
इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर के विधायक मोहम्मद यासीन शाह, जो कि आज राष्ट्रपति के पास जो डेलीगेशन मिलने गया था उसका हिस्सा थे। साथ ही साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर और भी हमारे नेता जुड़ सकते हैं। संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सीपीएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी जुड़ेंगे, जो सीपीएम के नेता हैं और आज राष्ट्रपति जी से मिलकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि आज राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेताओं ने जानने की जरूरत क्यों महसूस की। मोहम्मद यासीन शाह, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पे घाटी के अंदर हालात बहुत चिंताजनक हैं, लेकिन आपका सुझाव क्या है, कैसे स्थिति को आज बेहतर किया जा सकता है? जैसे कि आपको मालूम है कि अब पिछले 40-42 दिनों से जो जम्मू कश्मीर खासकर वैली के हालात है बहुत ही ख़राब है और दिन ब दिन हो रहे हैं। और इससे पहले वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पार्टियों ने, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सरकार से भी अपील की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील की कि इस बारे को सुलझाने की कोशिश करे। मगर आपको मालूम है बदकिस्मती से कि किसी ने संजीदगी से इस मामले को नहीं लिया, न ले रहे हैं। हालांकि इसी दौरान जो आपको मालूम है कि ऑल पार्टी का डेलीगेट वहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में डिबेट की और वहाँ पर पहले उन्होंने उसकी शुरुआत नहीं की, जबकि अपोजिशन पार्टियों ने दबाव डाला और उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पर डिबेट की इस पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में। और उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में मीटिंग की, तो बदकिस्मती से एक लफ्ज़ भी उन्होंने कश्मीर के बारे में जो वहाँ पर हो रहा था उनके मदावा के लिए, उनके ये मरहम पट्टी यासीन साहब एक बात बताएं, बल्कि ये बात बताएं, अगले 2-3 दिन के अंदर स्थिति बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? दूसरे तरफ लेने की कोशिश की। देखिए, इनको संजीदगी से इसकी तरफ, ये आज का ही वाक़ा नहीं है, मगर ये 2008 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ। वहाँ उस वक्त भी और पार्टी डेलीगेशन कश्मीर का दौरा उन्होंने किया, राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस से हुई और जो मुज़ाकिरा आए वो उन्होंने भी अपनी सिफारिशात किए। तो कभी मरकज़ ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। और इस वक्त हम रिसेंटली श्रीनगर में ऑल पार्टीज जो अपोजिशन लीडरान है, जो जम्मू से, कश्मीर से, लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमने एक मीटिंग ली उमर अब्दुल्ला की सरबराही में। उसके बाद कुछ हमने मेमोरेंडम प्रेस के नाम कुछ हमने जारी किया और उसके बाद हमने वहाँ फैसला लिया कि मरकजी सरकार, हालांकि 15 अगस्त का दिन जो था अहम दिन होता है। यासीन साहब, आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, सुझाव आपके पास कोई नहीं है बारे में एक शब्द सजेशन क्या आपका? स्थिति बेहतर कैसे होगी? इस मामले को गंभीरता से, या आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि आपके चेहरे चमके ये सारी बातें करते हुए? बात नहीं है, हम सिर्फ हम सदर जमहूरिया से भी इसीलिए मिलने आए कि ये मरकजी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गैर संजीदा है। जो बवाल चल रहा है उसके बारे फोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पेलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ हजारों लोग नाखैज बन गए, उनकी जिंदगियां अजीरन बन गई। अच्छा, एक बात और बताएं, क्या प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा है आपने? बारे में उनके जबान से नहीं निकलता है। देखिए, जरूर क्यों नहीं मिलेंगे, आखिर किन से मिलना है? समय मांगा है आपने या नहीं? और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हम लोग मेमोरेंडम उनको पेश किया। उसको टाइम के लिए कहा गया है कि इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा हम वहां भी ये अपने विचार उनके सामने रखेंगे। ठीक। यासीन साहब साथ में ही रहे। आरपी सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ऑपोजिशन आरोप ये लगा रही है कि सेंटर भी संजीदा नहीं है, राज्य सरकार भी संजीदा नहीं है
और यहां मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार हमने पीडीपी से रिक्वेस्ट की कि आप सत्ताधारी दल हैं जम्मू कश्मीर के, आप आए बात करने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं है। और ऐसे में ये जो लगातार हमले पूरे विपक्ष की तरफ से जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं, जवाब देने के लिए मुझे जवाब लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। आपकी मिलीजुली सरकार है वहां पर। आरपी सिंह जी। देखिए, मैं मुझसे पहले जो पूर्व वक्ता जो आज कह रहे थे डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति जी के पास गए, मैं उनको सुन रहा था। आपने उससे कई बार पूछा कि हल क्या है, वो हल की ओर बता नहीं रहे, कोई हल का रास्ता बता नहीं रहे। वो ये भी मान रहे हैं कि 2008 और 2010 में भी इस प्रकार की समस्या हो। जब पिछली बार जब 2010 में हुए तो लगभग 112 लोग बच्चे उसमें हलाक हुए उसमें, और उसमें ये भी हुआ कि कितने दिन कर्फ्यू हुआ उसकी बात नहीं हो रही। पर जो विषय है वो बड़ा विषय है कि क्या ये वहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहब से मिले, क्या उनके साथ बैठकर जो सरकार वहाँ चला रहे हैं उनसे बैठकर चर्चा करी, भैया हमको वहाँ रास्ता निकालना है सरकार के साथ। वहाँ लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर आप शिकायत लगाने आ गए, आपका हक है। आरपी सिंह जी, आपकी बात को समझा। मेरी बात सुनिए आकाश, बात पूरी करें, मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये अगर वहां पर ये अपनी बात कहते, वहां सरकार के साथ बैठकर उसको रास्ता निकालते, और कितनी बार इन्होंने कोशिश करी कि इन्होंने इनमें से किसी एक ने अपील करी शांति के लिए, वहां पर किसी एक ने वहां पर जो बाकी लोग वहां शरारत करें उनसे जाकर मिलकर बात करने की कोशिश करी, सरकार के साथ मिलकर कोशिश करी कि हम इसको रास्ता निकालें, इसमें कोई ठंड लाए इसका रास्ता निकालने के लिए, शिकायत करने के लिए। हाँ ठीक है, एक उनके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ कश्मीर का मुद्दा लेकर आएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी बनेगी, पर जमीन पे उसको ठीक करने का रास्ता। और मैं वापस जाऊंगा अभी, मुझे जब अगली बार लाएंगे मैं ये बताऊंगा कि इसकी जड़ में कहाँ है, इसकी बिल्कुल मैं लौटता हूँ प्रियंका जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी आज उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। तारिगामी साहब, आपसे ही जानना चाहता हूं, जो पीडीपी भी आज पूछ रही थी दिन में और बीजेपी भी पूछ रही है कि आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन है या आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है? आप कश्मीर के लोगों की समस्या बढ़ाना चाह रहे हैं या उसको कम करने के लिए कोई आपके पास एक्चुअल सुझाव है? होने के नाते आरपी सिंह साहब से भी मैं गुजारिश कर लूंगा कि वो ठंडे दिल से सोचे। ये आज एक पार्टी का सवाल नहीं, ये सिर्फ गद्दी का सवाल नहीं है। आज कौमी सतह पर, नेशनल सतह पर कंसर्न होना चाहिए कि व्हाट इज एट स्टेक इन कश्मीर इज द फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट, और इसके साथ जुड़ा हुआ है मुल्क की सालमियत का सवाल भी, और इसलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन्होंने यदि फरमाया, क्या ये मिले वहां? इन्हें वाकफियत नहीं है, एक बार नहीं बार बार मिले हैं, और मिलने की जिम्मेदारी है हमें शहरी होने के नाते। तारिगामी साहब, सुझाव क्या है आपका आज की तारीख में घाटी को बेहतर कैसे बनाएंगे? प्लीज लिसन टू मी। या तो आपने बुलाया तो मुझे कहने दीजिए, आप हमारी बात सुनिए। ये कहा गया कि मसला वहां है, वहां पर आप हल कर लीजिए, ये सही फरमाया इन्होंने, मैं जवाब दे रहा हूं। हम वहां, चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, देर कर दी, तब हम गए वहां, बहस की, तजावीज दी। ये उनसे पूछना है कि उन तजावीज का क्या हुआ। मैं कल ही गवर्नर साहब से भी मिला, उनके सामने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया, अपनी बात बताई, उनकी बात। तारिगामी साहब, इतनी सारी गोल गोल बातों में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्थिति बेहतर करने के लिए क्या करना चाहते हैं। मुझे तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, उनसे पूछिए। हम जो है हम तो आलोचना करते रहेंगे। हम आपके स्टेडियो में इम्तिहान की पर्ची, 2 मिनट देंगे जी, मैं इम्तिहान की पर्ची लेकर नहीं आए हैं। प्लीज सुन लीजिए हमारी बात। ये हमारा मसला है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और वही फरियाद लेकर हम आए हैं, कहीं और नहीं गए। अपने मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए, और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रुजू किया ताकि अपनी बात उन तक पहुंचाए। ये हमारा हक है और ये हमारा फरीजा है। रहा सवाल हल क्या है, फौरी तौर पर हल ये है, ये पूछ लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। जी, 15 अगस्त
हम सब का, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की पूरी आबादी का इंडिपेंडेंस डे है। इंतजार कर रहे थे कश्मीर के लोग भी। 1.5 घंटा तकरीर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क से बाहर के मामलात पर भी तज़किरा किया, लेकिन कश्मीर जल रहा है। कश्मीर इज ब्लीडिंग। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं थे तारिक अमीन साहब के पास, और भी मेहमान है, मैं उनके पास जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात समझना चाहता हूं कि वास्तव में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। मैं आप सबके पास 1 मिनट, मैं लौट रहा हूं आपके पास में, रुकिएगा। मैं एक बात ही क्लियरली समझ लेना चाहता हूं कि जहां तक बुरहान वानी का सवाल है, बुरहान वानी कहां पहुंच गए? 1 मिनट तारिक अमीन साहब, मैं बाकी मेहमानों से भी बात कर रहा हूं, मैं आपके पास भी लौट रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बुरहान वानी के बारे में अगर आपके पास जानकारी होती कि ये इस जगह है, उसको मारना या नहीं, अगर आर्मी आपसे पूछ रही होती तो मैं हाथ उठा के आप प्लीज बताएं, कोई ऐसा है यहां पर जो कहता कि नहीं बुरहान वानी को मत मारो? कोई है ऐसा? 1 मिनट, यासीन साहब, क्या आप आर्मी को यह कहते कि बुरहान वानी को मत मारो? देखिए वो तो चीफ मिनिस्टर कह चुकी है, मसला है आज का ही नहीं। 1 मिनट प्रियंका जी, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। यासीन जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आर्मी ये नहीं कह सकती कि आप बोल जवाब नहीं चाहिए, आर्मी यस या नो में पूछेगी। 25 साल से चल रहा है ये, हमने नहीं कहा, बल्कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहिब ने खुद कहा, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस से लेकर यासीन साहब, अगर इंफॉर्मेशन होती तो आप हाँ बोलते मारने के लिए या ना बोलते? तसलसल नहीं रहा। उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ बातें कहे, ये उनसे पूछे, ये उनकी जिम्मेदारी है। यासीन जी, आप अगर होते गवर्नमेंट में तो आप क्या करते, मारते या नहीं मारते? शुबहत पैदा किए। देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जो दहशतगर्दी से, जिसने मेरी बात दहशतगर्दी, ये इतनी गोल बात का टाइम होता है कि एनकाउंटर के लिए सामने खड़ा हुआ है कोई, उस टाइम पे आपसे पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। 1 मिनट रुकिएगा, प्रियंका जी, मैं लौट रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अगर आपकी सरकार केंद्र में होती, बुरहान वानी की एक्चुअल इंफॉर्मेशन आती, तो क्या आप फेवर में होते बुरहान वानी को मारने के या नहीं होते? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन आप पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। आप तो सबसे पहले ये वॉट अबाउट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई मिलिटेंट स्टेट के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। पर क्योंकि ये कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है और सपोर्ट है, जहाँ पे अगर इस तरीके का वो होता है, एनकाउंटर होता है, तो किस तरीके से उसको संभाला जाता है, जिसमें पूरी सरकार नाकामयाब रही है। आपका आभार है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आप प्लीज चुप रहिए। मैं आपसे, देखिए ऐसा है आरपीएन सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आरएसएन सिंह जी, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। दूसरी रही बात, आपने हमसे ये कहा कि ऑपोजिशन क्या वहां पे फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए गई है या पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। 44 दिन हो चुके हैं, जम्मू और कश्मीर में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा है, लोग वापस मुद्दा तो उठना ही चाहिए, राष्ट्रपति के पास लेके गई, सही किया प्रियंका जी। 44 दिन से, एक सेकेंड, 44 दिन से लेकर अब तक हम ऑपोजिशन प्रेसिडेंट के पास नहीं गए थे। हम लोग बार बार अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी क्या रिक्वेस्ट है? आप बार बार पूछे क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमने मेमोरेंडम में प्रेसिडेंट से बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि डायलॉग होना जरूरी है। डायलॉग किससे होगा? जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में, उनके साथ होगा। ये हुआ है। बार बार ऑपोजिशन इनको इनिशिएट कर रही है, सरकार को इनिशिएट कर रही है कि कॉन्वर्सेशन शुरू करें, नहीं हुआ है। हमने 1 मिनट, आप चुप रहिए प्लीज, आप चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप प्लीज चुप रहिए, आप प्लीज चुप रहिए। आकाश जी, जब मैं बोल रही हूँ इनसे कहिए, आप चुप रहिए। मेरे को जो करना है
जो लिस्ट आरपी सिंह जी 30 सेकंड दे दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप भी जानते आपका हैं, सवाल भी महत्वपूर्ण है जो आपने पूछा है, लेकिन और आपकी बात पूरी करें। चीफ मिनिस्टर भी जानती हैं, आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी जानते हैं कि किस किस से उनको बात करनी है। आप लोगों को करने को तैयार नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी ऑपोजिशन की नहीं है, जिम्मेदारी ऑपोजिशन की नहीं है। जब आप सरकार बनाने चले थे, जब आप सरकार से बात कर, सरकार जब आप बनाने चले थे, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने क्या क्या एक एक कदम आपने उठाए हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, देखिए, इतना पैरेलली टॉक कर रहा है। आप दोनों एक साथ ना बोले, कोई सुन नहीं पा रहा है। मैं डिबेट से हट जाऊं तो एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक मिनट आप दोनों को रोक रहा हूँ। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी थोड़ा सा रुकिएगा, आरपी सिंह जी रुकिएगा एक मिनट। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिएगा, आरपी सिंह जी रुकिएगा। माफ करूंगी आरपी सिंह जी, मैं आपसे माफी मांगती हूं। एक मिनट, आरपी सिंह जी का फेडर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। प्रियंका, आपको मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, आपकी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं आपसे नहीं, आप किस तरीके से बात पूरी करने का मौका दे रहे हैं जब आरपी सिंह पैरेलली मुझसे बात कर रहे हैं। आपने 3 सवाल पूछे थे कि क्या ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, मैंने आपको उसका जवाब दिया। आपने दूसरा कहा कि सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको सोल्यूशंस बताए। क्या हमने क्या सुझाव दिया? आपसे कोई बात कर रहा है तो आप बात करिए। स्टेक होल्डर आपके हिसाब से कौन लिस्ट कर दीजिए। एक मिनट, इसी वजह से 44 दिन हो गए हैं, कश्मीर में किसी तरीके से नॉर्मलसी नहीं आई है, क्योंकि इस तरीके का अड़ियल बिहेवियर जो है, जो सामने दिख रहा है आज टेलीविजन चैनल पे, वही बिहेवियर आप लोग जम्मू और कश्मीर में लेकर जाते हैं। इसी कारण के पीछे आज आग लगी हुई है कश्मीर में, और आप उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। लिस्ट कर दीजिए, स्टेक होल्डर्स कौन है? प्रियंका जी, स्टेक होल्डर्स कौन है, ये सीधा सवाल बीजेपी आपसे पूछ रही है। स्टेक होल्डर्स आपके हिसाब से कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? कौन होंगे? वहां की जनता होगी, वहां की आवाम होगी जो आज रास्तों पे अपोज कर रही है, वहां की ऑपोजिशन होगी, वहां के लीडर्स होंगे जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं। कौन है ऑपोजिशन? कौन है जिससे तुम्हें स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं? क्यों इनको बार बार बताना पड़ रहा है कि कौन स्टेक होल्डर्स है? क्यों बार बार ऑपोजिशन को याद दिलाना पड़ रहा है कि क्या इनकी जिम्मेदारी है? अब देखिए आकाश जी, या तो ये बात कर ले, या तो ये बात कर ले, आपसे तो बात हो रही है, या तो ये बात कर ले। किस तरीके की सर, आप किस तरीके की डिबेट को गिरा रहे हैं, किस स्तर पे आप लेकर जा रहे हैं? मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑपोजिशन की आवाज सुन लीजिए जो हम कह रहे हैं। अगर आप वो मुद्दे ही सुन लेंगे ना, तो शायद कश्मीर में किसी तरीके का हल निकल सकता है, क्योंकि आपका रवैया टेलीविजन चैनल पे ये है, वही सरकार में है। आज जिम्मेदारी किसकी है? आज सरकार की, किस सरकार की जिम्मेदारी है? आज आकाश जी आप अपोलोजेटिक थे कि आपको सवाल का जवाब बीजेपी से मांगना पड़ रहा है। क्यों आप अपोलोजेटिक हैं? पीडीपी के साथ क्या बीजेपी पावर नहीं एंजॉय कर रही है? क्या वहां पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? क्यों इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? क्योंकि अगर सेंटर में इनकी सरकार है तो ये जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? हमने इनको बहुत सारे सुझाव दिए, हमने ऑल पार्टी मीटिंग जब जम्मू और कश्मीर में हुई हमने सुझाव दिए। सवाल का जवाब तो प्रियंका जी देना ही पड़ेगा पीडीपी बीजेपी सरकार को। अगर 44 दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के घाटी के अंदर, तो एक चिंता की बात है। लेकिन आप दोनों को रोक रहा हूँ, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं। ये जो सारी राजनीति चलती हुई देख रहे हैं राहुल जलाली साहब, इस संकट के जड़ में क्या है? एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में बात किए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। क्या आज की तारीख में जिस तरह की घाटी के अंदर स्थिति बनी हुई है, उसमें जिहादियों का भी हाथ है या नहीं है? पाकिस्तान का भी हाथ है या नहीं है? और क्या मिसहैंडलिंग हुई है? जी, दोनों जो सवाल आपने पूछे, दोनों में हाँ, बाकायदा पाकिस्तान का हाथ भी है, जी बिल्कुल है, जिहादियों का हाथ भी है। जी हाँ, इन दोनों चीजों को डिनाई नहीं किया जा सकता है। पर एक चीज जो बात सामने आ रही है, अभी आपने डिबेट में भी देखा और बात चली स्टेक होल्डर्स की। अभी ये मेमोरेंडम जो राष्ट्रपति को दिया गया, उसमें भी बात है कि दी डेलीगेशन की आप तमाम स्टेक होल्डर्स से अप्रोच कर रही है। इसमें 2 मुद्दे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए कश्मीर और वो स्टेक होल्डर्स से बात करे। मैं साफ कह देता हूं कि स्टेक होल्डर्स को कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, नहीं कर पाते हैं। स्टेक होल्डर से अगर बात करनी है, इशारा इन सब का है हुर्रियत की तरफ, और वो कह नहीं रहा है कोई। क्योंकि आप अगर डेलीगेशन लेके वहां जाते हो
और सड़क पे जो पथराव कर रहे हैं उनसे तो बातचीत नहीं हो सकती है, या अगर मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी जो कश्मीर की है उनसे बात करनी है तो फायदा क्या है। तो इसीलिए ये सब कहें कि किनसे बात करनी है तो साफ कहे कि उनसे बात करिए, क्या उसके लिए ये लोग सब तैयार हैं? सवाल पहला ये। दूसरा, मैं एक और चीज कह दूं कि अभी 2 दिन पहले एक सिविल सोसाइटी बेस्ड पीस डेलीगेशन गया कश्मीर में, उन्हें कोई मिलने को तैयार नहीं था। वो अस्पताल गए और शायद उनकी जो दशा हुई अस्पताल में, उसमें कई लोग थे जिन्हें एंट्री नहीं करने दी अस्पताल में। और प्रियंका जी शायद पाकिस्तान सपोर्टेड एलिमेंट पहुंच गए वहां पे जी, वहां नारे जो लगे हैं, तो मैं उनका उस पे जाऊंगा नहीं जी। इस सिचुएशन में क्या अभी पॉलिटिकल डेलीगेशन कश्मीर में जाना फिजिबल है कि नहीं? एक। दूसरा, अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, तो क्या कोई नई राजनीतिक इंटरवेंशन की बात की जाए? ये सिर्फ स्टेक होल्डर और पॉलिटिकल इनिशिएटिव, ये तो मैं 44 दिन पहले से भी सुन रहा हूं, तो ये रिपीट किया जा रहा है। क्या इसका फायदा है? एसेस करिए ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते लोगों से मिलने। एक मिनट, तो कैसे डेलीगेशन आऊंगा, लेकिन प्रियंका जी आप बोलना चाह रही थी। अवनीश जी आऊंगा मैं, आ रहा हूं। जलाली जी कह रहे हैं 44 दिन से पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं। मैं जलाली साहब से पूछना चाहूंगी, कितना इस सरकार ने जो ऑपोजिशन ने सुझाव दिए हैं उन पे अमल करने की कोशिश की है? सुझाव बस बार बार हमने दिए हैं और बार बार गवर्नमेंट जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदार ठहराती है या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है? हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, जो हम ये नहीं कह रहे स्टोन पेल्टर से जाकर बात करिए। मैं इसका जवाब देता हूं। एक मिनट, इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। अवनीश जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि ये भी जरूरी, सब एक मिनट रुके अवनीश जी, वो ये कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, जो सेंटर में है, वो कश्मीर के लोगों के बारे में उतनी सेंसिटिवली नहीं सोच रही जितना सोचना चाहिए, इसीलिए 44वें दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आकाश जी, आपके माध्यम से मैं एक बात, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कह दूंगा। आधे से ज्यादा कार्यक्रम का समय निकल चुका है। मैं जब बोलूंगा तो बाकी लोग असहमत हों, उसके बावजूद बीच में नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि 44 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू है, कोई खुशी की बात नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से दुखी हूं। लेकिन यह दिक्कत सिर्फ 44 दिनों की है। प्रियंका जी, 26 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को। मैंने कहा था बीच में बोलेंगी है, मैंने पहले कहा था ना बीच में बोलेंगी है, मैंने पहले ही कह दिया था ये बीच में बोलेंगी, मैंने पहले ही कहा था कि ये बीच में बोलेंगी। ये सलमान खुर्शीद की तरह जरूर बीच में बोलेंगी, सलमान खुर्शीद की तरह बीच में जरूर बोलेंगी, मुझे मालूम था। मैंने इसलिए पहले आकाश जी आपसे कह दिया था कि ये बोलेंगी बीच में। जब ऑपोजिशन पार्टीज को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, आपको कोई स्पेशल आकाश जी, इनका माइक बंद करिए। आधे घंटे से लगातार बोले जा रही है, आधे घंटे से लगातार बोले जा रही हूँ। मैंने पहले कहा था ये बोलेंगी। नहीं, मैं आधे घंटे से नहीं बोल रही हूँ। मैं जब बोलने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल आपके एसोसिएट्स हैं, उन्होंने मुझे चुप करने की कोशिश की। प्रियंका जी, वीआईपी नहीं है। प्रियंका जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रियंका जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी, मैं आप से शुरुआत करूंगा। प्रियंका जी, हमारे बीच में मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बोलने दें, आपको भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा आप ही ने बोला अभी तक। हेडलाइंस ले रहा हूँ, उसके बाद लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, बाकी मेहमानों के पास भी। हेडलाइंस। जनरल वीके सिंह पर प्रमोशन रोकने का आरोप लगाने वाले आर्मी चीफ जनरल सुहाग पर सुब्रमण्यम स्वामी का निशाना। कहा, अपने समय में भ्रष्टाचार उजागर करने की वजह से भ्रष्ट ताकतें हैं उनसे नाखुश। नरेंद्र मोदी का नाम लिखा सूट गिनेस बुक में सबसे महंगे सूट के तौर पर दर्ज। पिछले साल 4 करोड़ 31 लाख रुपए में हुआ था नीलाम। 52 साल के उर्जित पटेल होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 4 सितंबर को रघुराम राजन की जगह संभालेंगे कार्यभार। रियो से लौटी जिमनास्ट दीपा कर्माकर का देश से वादा, अगले ओलंपिक में मेडल लाने के लिए लगा दूंगी अपनी जान। और आज रात 9 बजे देखिए, देश की धरती पर बना एक रहस्यमय नागलोक, जहां बरसों से कोबरा जैसे सांपों का विष पीकर भी जिंदा है एक नागपुरुष। मेहमानों के पास जाएं उससे पहले दर्शकों की राय क्या है जम्मू कश्मीर के संकट पर? सवाल यह था
क्या कश्मीर में बवाल को संभालने में केंद्र और महबूबा सरकार ने चूक की है? हजारों की संख्या में मैसेज मिल रहे हैं। 35% दर्शक हाँ में जवाब दे रहे हैं, 65% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया। उनका कहना है कि केंद्र और महबूबा सरकार की यहां पर कोई चूक नहीं हुई है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी एक दूसरे को बोलने दें। शुरुआत अवनीश अवस्थी जी से। अवनीश जी। आकाश जी, 44 दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू, इस बात का दुख मुझे है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि यह सिर्फ 44 दिनों का कर्फ्यू नहीं है। 67,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार 26 साल से कश्मीर से, अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, जहां पर वो रहते थे वहां से बाहर रह रहे हैं। वो कश्मीर का संकट किसी को नजर नहीं आया। तब कितने लोग प्रेसिडेंट से मिलने गए, कौन कौन गया कि उन कश्मीरी पंडितों को अपने घर से निकाल करके गोली से उड़ाया गया, इसके लिए कितने लोगों ने कोशिश की। क्या वो कश्मीर की समस्या नहीं है? क्या वो आज 44 दिनों का कर्फ्यू तो कश्मीर की समस्या नजर आता है। एक बात मैंने फिर कहा कि आज जो कश्मीर में हो रहा है उसका मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं या उससे कोई खुश नहीं है, वो और ज्यादा दुखद स्थिति है। लेकिन ये आइसोलेशन में मत देखें, एक बात। दूसरी बात, मुझे उससे भी ज्यादा खतरनाक और गलत बात जो लगती है कि उन्होंने कहा कि हर बात में पाकिस्तान को क्यों घसीट लिया जाता है। पाकिस्तान को केंद्र सरकार या हिंदुस्तान के किसी आदमी ने नहीं घसीटा। आप अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट करजई की बात लीजिए या बांग्लादेश के मिनिस्टर की बात लीजिए। आज पूरा विश्व इस बात के लिए जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि तमाम जगहों पर आतंकवाद के मूल में पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है। और यहां पर हमारे मिनिस्टर, एक सेकंड आकाश जी, मुझे आपने आधे घंटे से ज्यादा के बाद समय दिया है, लेकिन आज हमारे देश के विपक्षी दल के एक नेता कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान का नाम लिया तो वो इस देश का प्रधानमंत्री असभ्य हो गया। सलमान खुर्शीद कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को कहने के लिए असभ्य कहा गया। लाल किले की प्राचीर से कश्मीर का नाम न लेना इस बात का नहीं है कि देश की केंद्र की सरकार कश्मीर के प्रति संवेदनशील नहीं है। सवाल ये बात है, असली सवाल इस बात का है कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, क्या आज PDP और BJP को तो कहा जाता है, लेकिन वो सारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। वो विधायक चुन करके आए। हमारी जो लोकतांत्रिक पद्धति वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसीलिए तो जिम्मेदारी ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस भी तरीके से जिन भी लोगों से बात करने की बात की जा रही, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हुर्रियत से बात करने की बात करते हैं। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनका इस देश के संविधान में भरोसा है, इस देश के संविधान में भरोसा है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग गए, उनसे बात करने को तैयार नहीं था। आज कश्मीर में पिछले 26 सालों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। बच्चे अगर पत्थर लेकर के सड़क पर आते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। कौन करता है उनको? इसके लिए अगर आज भी हमारे देश का अगर कोई अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल ये कहता है कि पाकिस्तान को इसमें घसीटना गलत है, तो ये सचमुच मैं कह रहा हूं कि इस कश्मीर की स्थिति को पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से देखने की कुचक्र है, साजिश है। 1 मिनट प्रियंका जी जवाब दें। वैसे तो अगर इनको जवाब दिया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ इस्तेमाल करती है, कहाँ उसमें फेथ जताती है, वो तो अब पॉलिटिकल मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में है, तो आपको उनका साथ देना पड़ रहा है। आप दूसरी चीज कहना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुरा बोल नहीं सकती हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुरा बोल नहीं सकती हैं। आपके वाइस प्रेसिडेंट कोर्ट में जवाब देने के लिए फंसे हुए हैं। आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, कोर्ट में जवाब देने के लिए फंसे हुए हैं। हम आपको सब जवाब देंगे और अच्छा है कि कोर्ट में हम लोग हैं, क्योंकि कोर्ट के ही जरिए पता चलेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सच्चाई क्या है। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मैं आरएसएस पे बहस नहीं कर रहे अभी। आकाश जी, प्रियंका जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था और परेड में हिस्सा लिया था। जिसके बारे में आप ये कह रही है ना प्रियंका जी कि संविधान के बारे में मालूम है कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था और बाकायदा उन्होंने हिस्सा लिया था। आपको मालूम है ये बात? सच्चाई तो ये भी है। आपको ये बात मालूम है ना? आपको मालूम है कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था, बाकायदा आमंत्रित किया था, जिसके बारे में आपने कहा अभी, जिसके बारे में आपने कहा। 1 मिनट प्रियंका जी को भी बोलने दें। अब प्रियंका जी को 26 जनवरी मालूम है 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? आपको शायद मालूम नहीं होगा, संविधान लागू होने के कारण मनाया जाता है। संविधान लागू के दिन परेड में आमंत्रित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको मालूम है ये बात? तरीके से भारतीय जनता पार्टी
आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जो विचारक आए हैं, अगर आपको मालूम है तो आपने अपना पॉइंट बोल लिया, अब प्रियंका जी को कश्मीर पे लौटने दें। प्रियंका जी, कितनी लोगों को तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है बात सुनने में। दोनों जिस तरीके से बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं, आपको बताया, एक तथ्य बताया है कि 26 जनवरी के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की राष्ट्रीय गणतंत्र परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था। मैं फिर से दोहराऊंगी जिस दिन संविधान लागू हुआ था, और मैं फिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उस परेड में शामिल हुए थे। एक मिनट, आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। सम्मान ना किया हो, वो पार्टी सिर्फ सेपरेटिस्ट की नहीं है, आपकी भी है, वो आरएसएस संघ। यहाँ से कश्मीर पे आ जाइए प्रियंका जी, बात रही कश्मीर पे लौट आइए की, पार्टिसिपेटिव कश्मीर पे आ रही हूँ, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात कही। यहाँ पे बार बार सवाल ऑपोजिशन से पूछा जा रहा है, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। दोनों पावर एंजॉय कर रहे हैं, दोनों सत्ता में हैं, दोनों को पता है। क्लीन चिट तो ना देना। अरे कोई आपसे पाकिस्तान का नाम ले रहा है, कोई आपको क्लीन चिट दे रहा है? पाकिस्तान को क्लीन चिट मत दीजिए आप। अरे आप लोगों को शब्द मुंह में डालने की आदत पड़ चुकी है, आपको झूठ बोलने की इतनी आदत है। अरे मैंने नहीं, सलमान खुर्शीद ने झूठ बोला भाई, सलमान खुर्शीद ने, कपिल सिब्बल ने, दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला है, जिसको आप अपने हर नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी से हमारा इसका कोई संबंध नहीं है। आपके सारे नेता बोलते हैं बारी बारी से, और फिर बाद में कहते हैं आप पल्ला जा रहे हैं। एक मिनट, अभी जो बात हो रही है ना, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का की चिंता कहीं झलक नहीं रही। एक मिनट रुकिए, मैं रोक रहा हूँ आप सबको। राहुल जलाली साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट, नहीं प्लीज, हम ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। राहुल जलाली साहब, बाकी फेडर बंद कीजिए। राहुल जलाली साहब, ये बताएं जम्मू कश्मीर के अंदर आज क्या करने की जरूरत है? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को इस समय मलहम लगाने की जरूरत है, वो कैसे होगा? स्थिति बेहतर कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि एक इनिशिएटिव ली जाए यहाँ पे। अभी आपने देखा कि हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जम्मू कश्मीर पे लड़ रहे हैं। इनको जम्मू कश्मीर से नहीं लड़ना है, इनको पाकिस्तान से लड़ना है जम्मू कश्मीर के बारे में। और जो तत्व हैं जम्मू कश्मीर में जो ये हिंसा फैला रहे हैं, इसमें कम से कम ये बैठ के एक अपना कॉमन राय तो बनाएं कि करना क्या है। आपस में ना लड़े तो जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ बेहतर होने की तरफ जाएगी, कि सब मिलके एक तो सहमति बनाए। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की लोगों की क्या हालत है, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। आप देखिए कि एक औरत, जिसके मैं दो आपको छोटे किस्से सुनाता हूं, कश्मीर से बड़े लोग यहां आ रहे हैं और अपने बच्चों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो उनको कौन देख रहा है? तीसरी, और जो कश्मीर में लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मैं एक औरत का हाल सुनाता हूं जिसका बेटा एपिप्लेसी से उसके एपिप्लेसी है, उसे दवाई दी जाती थी और उसी पे वो जीवित रहता था। उसे जब से ये सिलसिला शुरू हुआ उसके लिए दवाई बंद हो गई। तो अब किसी तरह दिल्ली से किसी ने मदद की तो उन्हें दवाई मिलनी शुरू हुई है। ऐसे हजारों लाखों कहानियां, अनगिनत कहानियां कश्मीर की हैं। आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, कम से कम ये लोग जो तड़प रहे हैं, सब पत्थरबाज नहीं है कश्मीर में, जो कश्मीर में सह रहे हैं अभी, उन तक तो हाथ पहुंचाइए। और वहां जो वहां की सरकार है उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं चाहूंगा कि हसीम याकीन साहब यहां बैठे हैं, इस पे तो सहमति बनाइए आप सब मिलके, जिसे ह्यूमैनिटेरियन काम कहते हैं। इस पे जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं कश्मीर के, वो सरकार में हो या सरकार में ना हो, मिलके इस चीज पे तो अपना एक सहमति बनाइए और लोगों को जो चाहिए उन तक पहुंचिए। तो आप अपने घरों से तो कोशिश करिए, या आपके पास पूरी सरकार है, आप उनसे कोशिश करिए कि कहीं जाए, ये लोगों के आंसू तो पहुंचे। शुरुआत वहां से। यासीन साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो सुबह शाम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग किस हाल में इस वक्त रह रहे हैं, खास तौर पे घाटी के अंदर। आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये शर्म की बात है कि पीडीपी अभी नहीं है यहाँ पे। यासीन साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या चेंज देखना चाहते हैं और गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेता हुआ देखना चाहते हैं? यासीन साहब, अभी यहाँ कहा गया कि बातचीत किन से करनी चाहिए। नहीं, मैं बातचीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सीधा सवाल पूछा है, लोगों के लिए आप लोग क्या करेंगे? सवाल इनसे, मेरे लोगों के आंख में आंसू है, तड़प रहे हैं। मेरा सवाल ये भी इनसे है कि जब
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग यहाँ आए, और मैं वहाँ की सरकार और आपसे भी ये कह रहा हूँ, आप भी सरकार में रह चुके हो यासीन साहब। कोशिश है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले और भी लोगों से मिले, मगर इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिनका ये अलायंस है इस वक्त, उनको मालूम है कि इससे पहले वो जो कह रहे थे, जो उनका एजेंडा था, और इन्होंने बार बार जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें इन्होंने मान लिया कि किन किन से बात की, उन लोगों की, उन जमातों की भी इन्होंने निशानदेही की। ये हमारा मानना है जब तक सब लोगों के साथ यासीन साहब एक बात बताएं, ये कल का मामला नहीं, आज का मामला नहीं, ऐसे वाक़ात बहुत हो रहे हैं इस वक्त। यासीन साहब एक बात बताएं, जब तक ये पत्थरबाजी बंद नहीं होगी, इस वक्त कर्फ्यू हटेगा नहीं, एड्रेस न किया जाए, क्या तरीका है पत्थरबाजी बंद हो, इस तरह का विरोध प्रदर्शन बंद हो, इसका क्या तरीका है यासीन साहब? चीफ में ये बिल्कुल हमारा उसमें सुहेग रहेगा, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, जो हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा से ऑल पार्टी मीटिंग ली, हमने सुझाव रखे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर साहब आए, हमने कुछ सुझाव रखे, पेल्ट गन का बंद करो, ज्यादतियां बंद करो। एक तरफ से कुछ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ और कह रहे हैं। इसीलिए इनको चाहे कि जो ये इससे पहले कह रहे थे, कम से कम वहाँ की जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है उसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारा सबों का जो अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन जो लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, सारे मिलके आज हम कहते हैं कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की ज़रूरत है। यासीन साहब साथ ही रहे, जिम्मेदारी है ये पीडीपी और बीजेपी सरकार की। इसलिए आरपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से क्या पॉजिटिव स्टेप्स आप उठा सकते हैं स्थिति को बेहतर करने के लिए? प्रियंका जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं सोच रहा था कि शायद ये जवाब देंगे कि पत्थरबाजी कैसे बंद होगी वहाँ पत्थरबाजी कैसे रुके, इसकी चिंता, बड़ी भी चिंता है। न वानी पे जवाब दे, पत्थरबाजी बंद होगी। हाँ, ये बंद करे, जातियां बंद करे, पत्थरबाजी भी आहिस्ता आहिस्ता। सर, जाति किस पे बात हो, जाति किस पे हो रही है? जाति तो पत्थरबाजी के आपके हिसाब से जाति है। अगर किसी सीआरपीएफ के जवान पर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो क्या करेगा? इसका जवाब दे दीजिए। उस पत्थरबाजों के पीछे जो आतंकवादी हैं उनको क्यों नहीं पकड़ाते आप लोग? उनको क्यों नहीं पकड़ में लाते? जो ग्रेनेड फेंकते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ में लाते? इशू वापस है, ये कुछ छोड़ा एलिमेंट है, 10-15-20% एलिमेंट है जो शरारत कर रहा है, जो इस भाव में आ चुका है। उनको समझाने की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है। और जब तक ये रास्ता, और महबूबा मुफ्ती को उतना समय नहीं मिला कि उसका आउटरीच कर पाती। जैसे सरकार में आई ये मामला शुरुआत हो गई और उनको मौका मिलता तो इस पर आउटरीच करते। और जो हमने कहा एजेंडा ऑफ अलायंस में जिसका चर्चा कर रहे हैं उसके हमारे ध्यान में है, उसके अंतर्गत चर्चा होगी। आरपी सिंह जी, वहाँ पे ठंड, इनकी अपनी जिम्मेदारी, सही बात है, लेकिन आपके हिसाब से जो लंबन एलिमेंट है, जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो इस पत्थरबाजी के पीछे है, और राहुल जलाली साहब साफ कह रहे हैं कि जिहादियों के हाथ में खेल रहे हैं ये लोग, तो उन जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो ये क्यों कह रहे हैं कि आप कार्रवाई मत करो? क्यों प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि नहीं आप कार्रवाई मत करो? क्यों बाकी लोग कहते हैं, एनसी के लोग कहते हैं कार्रवाई मत करो? भैया, हम जिहादियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। और जिहादी इन बच्चों को शील्ड बनाते हैं बीच में, ये कष्ट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का अभी जो टेररिस्ट पकड़ा गया उसने एडमिट किया कि मेरे को भेजा गया इसलिए। और वैसा एक ने कई लोग हैं वहां पर रैली में जो कि पाकिस्तान के द्वारा अब्दुल्ला कह रहे हैं स्थिति पहले से खराब थी, उसमें पाकिस्तान भी अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गया। तो स्थिति अभी खराब हुई क्या? 1979 से चला मामला, और वापस जाए, पीछे जाए तो नेहरू जी ने जो प्लेबिसाइड की बात करी वहां से स्थिति खराब हुई। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जब उठाया वहां से स्थिति खराब हुई। नेहरू जी ने जो एक्शन नहीं लिया समय पे वहां से स्थिति खराब हुई। स्थिति खराब करने जो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो जो अभी हाल की स्थिति है उसके लिए जहाँ शेख अब्दुल्ला भी है, उनके दादा है रिस्पॉन्सिबल, और प्रियंका जी के भी जो नेता है वो रिस्पॉन्सिबल है, परंतु फिर भी हम संभालने में लगे। अब मैं जवाब दे रहा हूँ प्रियंका जी से आपकी बात पे, पूरी बात सुनिएगा। एक मिनट जी, बात पूरी करें। हमने पाकिस्तान को कहा है, ये जो जवाब पाकिस्तान को हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं बाहर जाएगा तो पाकिस्तान को उस ढंग से जवाब मिलेगा। ये उस तरफ मामला शुरू हो चुका है जब पाकिस्तान को अब उसी के रास्ते से जवाब मिलेगा, उसी के तरीके से जवाब मिलेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को जवाब मिल जाएगा तो यहाँ पर वो शरारत करना बंद करेगा।
ये समझ लीजिए। मैं वापस कहता हूँ 1971 की लड़ाई के बाद 79 तक उन्होंने शरारत नहीं की यहाँ पर वापस शरारत करनी शुरू करी। अब वापस उनको कोई जवाब मिलेगा तो ही ठंड होगा। उसका एक जो तार है वो आरपी सिंह जी, आपने जो बात कही, एक मिनट प्रियंका जी, एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आरपी सिंह बोल रहे हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को डिफेंसिव पर डालने की एक डिप्लोमेटिक तैयारी है, पर कांग्रेस वहां पर ढुलमुल रवैया अपना रही है, पूरी तरह साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। उस तरह से उस हद तक ये कश्मीर का एक हेल्प है। प्रियंका जी, रवैया भारतीय जनता पार्टी का है कि बांग्लादेश के मामले में कांग्रेस का साथ आरपी सिंह जी प्लीज बोलने दीजिए प्रियंका जी को। आरपी सिंह जी, 45 सेकंड प्लीज प्रियंका जी को दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रियंका जी, प्रवक्ता मिलकर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से शायद आज जम्मू और कश्मीर में अभी तक आग लगी है और आप उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की आवाज। प्रियंका जी, आप प्रोवोक ना हो, आप अपने टाइम का इस्तेमाल करें। 45 सेकंड नहीं, इतनी दिक्कत होती है यहाँ पे इन लोगों के बीच में बात करने के लिए। मुझे दुख होता है कि आज ये स्तर डिबेट का इतना गिर चुका है कि किसी की आवाज सुनने में आप लोगों को तकलीफ होती है या किसी की डिफरेंट ओपिनियन आपको सुनने में तकलीफ होती है। आप जाते हैं 1947 में, मैं आपको बताती हूँ यूनाइटेड नेशंस के बाद एक शिमला अग्रीमेंट भी हमारी पार्टी ने किया था, हमारी सरकार ने किया था, जहाँ पे एक कमिटमेंट था पाकिस्तान से कि बायलैटरली टॉक्स होंगे और किसी को नहीं बुलाया जाएगा। पाकिस्तान में प्लेबिसाइट का बहुत क्लियर मायने थे कि पाकिस्तान जब तक अपनी आर्मी विड्रॉ नहीं करती है तब तक कोई प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, जो पाकिस्तान ने नहीं किया है। हम अभी भी कहते हैं पाकिस्तान बहुत दोषी है, वहां पे आग लगाने की कोशिश करती है, पर आग लगाने का मौका कौन दे रहा है? बलूचिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहे? जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर हम लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, पर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों हम जम्मू और कश्मीर को लेकर हम सीरियस नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री एक भी बार अपने रेड फोर्ट के स्पीच में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों से बात नहीं की, उनके युवाओं से बात नहीं की, उन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उठाइए, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, आरपी सिंह जी आपकी भी सुन ली, आप दोनों को रोक रहा हूं। अवनीश जी, कब उनका कब कहां वो लेकर जाएंगे इस बलूचिस्तान के मुद्दे को, कहां तक इस आवाज को उठाएंगे? हम भी ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आकाश जी, आपने आज आवाज उठानी नहीं है। रुकेगा अवनीश जी, आकाश जी आज बात बातचीत आज प्रियंका जी, एक सेकंड, प्रियंका जी अब बारी अवनीश जी की है, अब बारी अवनीश जी की। किस तरीके से आप बात करते हैं, कुछ सीखिए। आप भी तो नहीं सुन रहे मेरी बात। आकाश जी, आज आपने बात की सॉल्यूशन की। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि इस समय अपने कश्मीर के मसले पे या राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे, नेशनल इंटीग्रिटी के मसले पे, राष्ट्रीय एकता के मसले पे तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए। अगर आज प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने वही बात पूर्वी पाकिस्तान में की थी, जिस समय बांग्लादेश नहीं बना था, वहां पर जेनोसाइड हो रहा था, उसकी मांग उठाई थी और वहां पर इंटरवीन किया था। उनको असभ्य किसी ने नहीं कहा था, किसी ने भी नहीं कहा था सलमान खुर्शीद की तरह कि उस समय के प्रधानमंत्री को किसी ने असभ्य कहा। एक बात, आज अपने तमाम बहुत कम लोग हैं, ये सच कह रहे हैं, राहुल जी भी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के उकसावे में आकर के वहां पर ऐसे कश्मीर का आम नागरिक इस दंगे में, फसाद में नहीं रहना चाहता। उनको आइसोलेट करने की जरूरत है। उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। उनको ऐसे लोग जो दंगाई और बलवाई हैं, जो पाकिस्तान के पैसा, आप सब जानते हैं कि तमाम अलगाववादी नेताओं के पास उनके जो बच्चे हैं किस तरह पढ़ते हैं, किस वैभव और विलासिता में रहते हैं, उनको आइसोलेट करने की जरूरत है। लेकिन वो आइसोलेट होंगे कैसे? तब जब बाकी सारे मुद्दों पर हम तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़ लें, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर उन अलगाववादियों को एक स्वर से आइसोलेट करते हैं। उनको आइसोलेट करते ही कश्मीर का आम नागरिक देश के साथ खड़ा मिलेगा आपको। और कश्मीर में ये तमाम समस्या, मुझे मालूम है कि बीच में जरूर बोलेंगी, 15 सेकंड मुझे मालूम था कि जरूर बोलेंगी, मुझे मालूम था कि जरूर बोलेंगी, मुझे मालूम था, क्योंकि सलमान खुर्शीद का नाम आया है। सलमान खुर्शीद के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। दिग्विजय सलमान खुर्शीद बलूचिस्तान का नाम ले, मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की छात्र नेता आज कहती है, गुजराती में लिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि रक्षाबंधन के दिन आपसे मैं सुरक्षा मांगती हूं, और हमारे नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता आपकी इस सोल्यूशन ही निकलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी एक शब्द नहीं बोलती उन सलमान के बारे में, आखिरी जिनको कहते हैं कि सोनिया गांधी फूट फूट के रोपड़ी, सोनिया गांधी फूट के रोपड़ी। केंद्र और राज्य सरकार को अब तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? राहुल जलाली
सब ट्विटर बंद कर दीजिए, बाकी आवाजें बंद कर दीजिए। प्रियंका जी एक वाक्य तो सलमान खुर्शीद के बारे में बोल राहुल जलाली, राहुल जलाली एक वाक्य तो बोल देते सलमान खुर्शीद के बारे में। राहुल जलाली जी बोलिए। प्रियंका जी आप भी थोड़ा शांत, मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे। बाकी ट्विटर बंद कर दीजिए, राहुल जलाली बोलेंगे। पहली बात, हम लोग जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला पे मत जाए, सोल्यूशन बहुत नजदीक है। और सोल्यूशन किसने दिया था? ये जो अभी 20-25 साल से सिलसिला चल रहा है कश्मीर में, उसकी जो मोड़ आई और एक बेहतरी की तरफ जो गई कश्मीर, वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाए। अगर कोई लोकप्रिय नेता कश्मीर में है तो वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी और ने अभी क्या करे सरकार? जी, वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, पर उस नारे के पीछे एक उन्होंने ढांचा बनाया था। मुझे लगता है हम सबको, तमाम पार्टीज जो हैं, उन्होंने क्या किया था तब 2002 में, 2003 में, उसे फिर दोहराएं, उसे देखें, और हो सकता है वो बिल्कुल उसी मॉडल को नहीं, पर उस मॉडल को लेते हुए और उसको आगे बढ़ा के कुछ करिए। बहुत बढ़िया बात बोली राहुल जी आपने। साथ में कल से खास तौर पे कश्मीरी के पास दूध नहीं है, पानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो सरकार है, तमाम पार्टीज हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी कश्मीरी के मेरे पास समय समाप्त हो गया ये है। सारी चीजें राहुल जलाली जी की बात सुननी बहुत जरूरी है। पीडीपी और बीजेपी सरकार को खास तौर पे, तभी कुछ असर दिख सकता है। अभी वक्त है हमारे दर्शकों की राय का। हमने सवाल पूछा था, क्या कश्मीर में बवाल को संभालने में केंद्र और महबूबा सरकार ने चूक की? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 30% दर्शक हाँ कह रहे हैं, लेकिन 70% दर्शक कह रहे हैं कि न केंद्र ने गलती की, न महबूबा मुफ्ती ने गलती की। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा था। 39% दर्शकों का कहना है हाँ गलती हुई है, लेकिन 61% दर्शकों का कहना है नहीं, गलती नहीं हुई है।